यमे प्रीवियस एवं बीए प्रथम वर्ष की प्रिय छात्राओं, बीए प्रथम वर्ष की प्रिय छात्राओं का उल्लेख यहीं पर मैंने इसलिए भी किया है कि आज जो विषय वस्तु का वर्णन मैं करने जा रहा हूँ वो मूलतः एमए प्रीवियस के लिए है, लेकिन एम बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए भी आवश्यक है और बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं को मैं द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ाता हूँ, तो उस दृष्टि से उनके उपयोग में आएगा। इसको थोड़ा समझने के लिए पहले मैं केवल एमए प्रीवियस की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि पिछले समय से मैं लगातार साहित्य के इतिहास के बोध यानी एमए प्रीवियस के द्वितीय प्रश्न पत्र के संदर्भ में बात करता आया हूँ, जिसमें इतिहास दृष्टि और इतिहास बोध को स्पष्ट कर दिया है। अब साहित्य के इतिहास को समझने, पढ़ने और पढ़ाने की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और पहला टॉपिक बनता है यानी विषय बनता है, वह है काल विभाजन। यानी कि साहित्य का अध्ययन कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत लंबा समय है और उस लंबे समय का अध्ययन एक साथ नहीं किया जा सकता। यह चीज़ समझने के लिए हमें प्रीवियस की छात्राओं को समझना पड़ेगा और बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं को भी समझना पड़ेगा। इस लंबी कालावधि को समझने के लिए विद्वानों ने अनेक मतभेदों के बावजूद विभिन्न काल खंडों में विभाजित किया है, जिससे अध्ययन में सुविधा और आसानी हो। इस विभाजन के आधार क्या हैं, यह समझना जरूरी है। इसलिए पूरा विषय हुआ काल विभाजन के आधार, और उस काल विभाजन के आधार पर उसका नामकरण क्या किया जाए। इस दृष्टि से जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास को देखते हैं तो दोनों वर्षों की छात्राओं से मेरा आग्रह है, वह में प्रीवियस एवं बीए प्रथम वर्ष की, कि वो इस पर ध्यान दें कि किन किन आधारों पर काल विभाजन किया जाता है और उनका नामकरण किया जाता है। उस दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास को मूलतः 3 भागों में बांटा गया और इसका आधार बना ऐतिहासिक कालक्रम। जब ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से हम देखते हैं तो हमारे देश का इतिहास या हिंदी साहित्य का इतिहास 3 रूपों में हमारे सामने उठ आता है। बिल्कुल आरंभ से लेकर के बीच तक के काल को सामान्यतः हम प्राचीन काल कहते हैं। उस प्राचीन काल को साहित्य के भीतर हम आदिकाल के नाम से पुकारते हैं। आदिकाल के नामकरण को लेकर के अनेक विवाद हैं, उस पर हम बाद में जाएंगे। पहले हम ये जान लें कि आदि से मतलब हमारा आरंभिक से है और आरंभिक काल को हमने आदिकाल कहा। और आदिकाल इसलिए भी कहा कि जो दूसरे नाम दिए उन लोगों को भी आदिकाल से, दूसरे नाम अर्थात बहुत सशक्त नाम दिए, उन लोगों को भी आदिकाल शब्द से कोई समस्या नहीं थी। एक ही उदाहरण ले लो, तुम लोगों ने जो एमए प्रीवियस की भी छात्राएं हैं कि बीए में उन्होंने पढ़ा होगा कि आदिकाल के प्रतिकार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम आता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जिन्होंने वीरगाथा काल का। उन्होंने आदिकाल शब्द से बिल्कुल परहेज नहीं किया, जगह जगह उन्होंने लिखा आदिकाल शब्द, लेकिन हाँ उन्होंने वकालत और स्थापना वीरगाथा काल शब्द की। तो इसलिए हम पहले काल को आदिकाल कहते हैं, जिसको 6वीं 7वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से लेकर के 14वीं शताब्दी ईस्वी मध्य के मध्य तक माना जाता है। तो ये केवल एक उदाहरण था। अभी हम केवल चर्चा कर रहे थे आदिकाल के नामकरण के आधार क्या क्या हो सकते हैं। तो आधार की दृष्टि से सर्वाधिक प्रचलित, स्वीकृत और उत्कृष्ट नाम माना जाता है वह यह है कि इस नाम के भीतर उस युग की समस्त साहित्यिक प्रवृत्तियाँ
एवं सामाजिक संवेदनाएं आ पाती हैं कि नहीं। यानी कि पहला जो नामकरण और काल विभाजन का आधार होगा वह होगा साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर नामकरण, जैसे भक्ति काल हुआ, रीति काल हुआ, आगे चले आओ तो छायावाद हुआ, आदि आदि। नामकरण का दूसरा आधार ऐतिहासिक आधार है, जैसे मैंने बताया था, शुरू में ही मैंने बताया था कि ऐतिहासिक आधार पर नामकरण, यानी कि इतनी कालावधि को ऐतिहासिक आधार पर विभाजित कर दिया जाए। जैसे आदिकाल को आदिकाल ही रहने दिया गया, मध्यकाल, आधुनिक काल। फिर आपने देखा कि बहुत बड़ा काल हुआ तो मध्यकाल को आपने दो भागों में विभाजित कर दिया, प्रवृत्तियों के आधार पर भक्ति काल और रीति काल। इसी तरीके से फिर आगे आधुनिक काल जाता है। तो आधुनिक काल के साथ एक समस्या और आती है कि आधुनिक काल सामान्यतः जितना ऐतिहासिक आधार पर किया गया नामकरण है, यानी कि वर्तमान की ओर आता हुआ समय आधुनिक काल में सामान्यतः जोड़ा जाता है मध्यकाल के उपरांत, उतना ही आधुनिकता एक प्रवृत्ति है। और ये बीए प्रथम वर्ष के कहानी के विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा उपयोगी है, जिसकी चर्चा कहानी के संदर्भ में उनसे हम करेंगे। हाँ, और लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि यह हमें प्रीवियस वालों के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन आधुनिक काल पर जब हम पहुंचेंगे तो प्रसंगानुकूल उसकी चर्चा होगी। तो दूसरा आधार मैंने बताया ऐतिहासिक आधार पे। एक तीसरा और बड़ा आधार यह भी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का बनाया गया। वह विभाजन का आधार था युग नेता अथवा किसी साहित्यिक नेता के नाम के आधार पर इस काल का विभाजन किया जाए। इस दृश्य तुमने सुना होगा, जैसे बहुत सारे साहित्य में गांधी युग एक आया। हमारे हिंदी साहित्य में गांधी का प्रभाव तो मिलता है, लेकिन गांधी युग नहीं मिलता है। लेकिन कई भारतीय भाषाओं के साहित्य में आपको, या खास करके गुजराती में, आपको गांधी युग मिल जाएगा। इसी तरीके से साहित्यिक नेता के आधार पर भी काल विभाजन होगा। युग नेता तो हो ही गया। और ये युग नेता वाली अवधारणा केवल हिंदी साहित्य या भारतीय इतिहास साहित्य के संदर्भ में लागू नहीं होती है, व्यापक रूप से विश्व साहित्य में भी लागू होती है। अंग्रेजी में विक्टोरिया युग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो विक्टोरिया के आधार पर उस साहित्य को विक्टोरियन साहित्य या विक्टोरिया युग भी कहा गया। हिंदी में यह प्रवृत्ति लगभग न के बराबर रही और किसी युग नेता के आधार पर साहित्य के इतिहास के काल का नामकरण नहीं किया गया। भले ही उस युग नेता का एक बड़ा प्रभाव साहित्य में मिलता हो, लेकिन उसके आधार पर नामकरण नहीं हुआ। जैसे कि उपन्यास में देख लो प्रेमचंद के यहाँ, कविताओं में देख लो तो काफ़ी हद तक मैथिली शरण गुप्त के यहाँ, कई जगह यत्र तत्र सर्वत्र जो है तुमको गांधी का प्रभाव तो देखने को मिलेगा, लेकिन गांधी युग नामक चीज नहीं मिलेगी। यानी युग नेता के आधार पर हिंदी साहित्य में नामकरण को आधार नहीं बनाया गया। हाँ, उस युग के साहित्यिक नेता के आधार पर साहित्य के नामकरण का आधार बनाया गया, और यह खास करके आधुनिक युग में हुआ। तो अगला साहित्यिक नामकरण का जो आधार बना हिंदी साहित्य के भीतर, वह महत्वपूर्ण आधार था उस युग के महत्वपूर्ण साहित्यिक नेता के नाम के आधार पर नामकरण। जैसे भारतेंदु युग। अब भारतेंदु युग के काल विभाजन को देखोगे तो जो बीए तक छात्राएं पढ़ी हुई हैं, यानी हमें प्रीवियस की छात्राएं, वो ठीक से समझ जाएंगी। और आगे बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं को मैं अलग से समझा दूंगा, लेकिन हमें प्रीवियस की छात्राओं को समझ में आ जाएगा कि आधुनिक काल में जब हम भारतेंदु युग कहते हैं तो भारतेंदु युग कहने के बावजूद कालावधि के संदर्भ में उसमें विवाद आ जाता है
क्योंकि कुछ लोगों को मानना है कि उस युग नेता के जन्म के साथ ही उस प्रवृत्ति का आगमन कैसे शुरू हो जाएगा। जब वो नेता लिखना शुरू करेगा और साहित्य पर अपना व्यापक प्रभाव डालना शुरू करेगा, तभी तो उस युग का की प्रवृत्तियों का बोध होगा और उसके नाम पर हम करेंगे। तो उस दृष्टि से कुछ लोग ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर भारतेंदु युग का नामकरण करते हैं। जैसे उस युग की सबसे बड़ी और प्रामाणिक और महत्वपूर्ण घटना है प्रथम स्वाधीनता संग्राम। वह संग्राम हुआ 1857 में। वह एक बड़ा जन आंदोलन भी था और उस जन आंदोलन को अंग्रेजों ने बहुत बुरी तरह से कुचला था, जिसकी परिणति और छवि उस युग के साहित्यकारों के लगभग समस्त साहित्य में मिलती है। तो इस दृष्टि से उस युग की शुरुआत तो लोगों ने प्रथम स्वाधीनता संग्राम अर्थात 1857 से मानी, लेकिन नाम भारतेंदु युग ही रखा। लेकिन दूसरे लोगों का कहना यह था कि अगर हम युग नेता के नाम पर या साहित्यिक नेता के नाम का पर नामकरण रखते हैं तो उसके बोध के मूल में उसी नेता को ही रखें। इस दृष्टि से इस काल का के नामकरण के साथ इस युग की शुरुआत 1850 से बहुत सारे लोगों ने मानी, तो उसका आधार युग नेता हुआ। एक चीज और रहा कि आधुनिक युग का एक कालखंड था जो इस युग के नेता के नाम के आधार पर किया गया। लेकिन पहले ही जब उस युग को आधुनिक युग कहा गया तो पूरे युग की एक खास बात होगी जिसे हम आधुनिक युग कहेंगे। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्तियों के आधार पर भी इसका नामकरण करने की वकालत की और इस पूरे आधुनिक युग को गद्य काल भी कहा। गद्य काल क्यों कहा? कि इस युग में आकर आदि से अंत तक तुमको गद्य जरूर मिलेगा। और परिणाम की दृष्टि से देखो, अब पसंद नापसंद आपकी अपनी हो सकती है, यानी कि कविता लिखना बंद नहीं हुई, आज तक लिखती हुई चली आ रही है। कविता में महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां भी मिली, कविता में महत्वपूर्ण बोध भी मिला, लेकिन गद्य अपनी विविध विधाओं के साथ निरंतर यहाँ पर चलता रहा। इस दृष्टि से इस संपूर्ण आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा। और यह आश्चर्य भी व्यक्त किया कि आश्चर्य की बात यह है कि इस युग की शुरुआत गद्य से होती है। गद्य से क्यों होती है, यह जब हम आधुनिक काल की हम बात करेंगे तब हम बताएंगे। और कहानी पढ़ाते समय मैंने बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं को थोड़ा सा बीए प्रथम वर्ष लाया कि इसका स्पष्टीकरण किया भी था कहानी के प्रसंग में, क्योंकि कहानी आधुनिक युग की एक गद्य विधा है। इस दृष्टि से इसको समझना जरूरी था और मैंने थोड़ा सा इसका स्पष्टीकरण किया था। व्यापक अध्ययन हम एमए प्रीवियस की छात्राओं की दृष्टि से प्रसंगानुकूल आएंगे। अभी हम केवल नामकरण के आधारों की चर्चा कर रहे हैं। तो व्यापक आधुनिक युग तो गद्य काल कहलाएगा, लेकिन ये भी इतना लंबा है, 150 साल का, 200 साल का, कि इसको समझने के लिए हमें इसके अंदर भी अलग से काल भेद किए गए, जिसमें कि अनेक आधारों का उपयोग किया गया, जिसमें सर्वाधिक आरंभिक और महत्वपूर्ण आधार बना इस युग के साहित्यिक नेता के नाम पर, उसके आधार पर इस युग का नामकरण। एक जैसे भारतेंदु युग, इसी तरीके से आगे चल कर के एक और नाम आया, वो नाम था द्विवेदी युग। अब युग नेताओं के आधार पर नामकरण का आधार इसलिए अपनाना पड़ता है कि ये युग नेता न केवल साहित्यिक प्रतिभा और सृजन धर्मिता के कारण अपनी उत्कृष्टता के आयाम उपस्थित करते हैं, बल्कि अपने पूरे युग को एक खास किस्म का दिशा निर्देश देने में सक्षम होते हैं। इसलिए आने वाले समय का इतिहासकार इनको बहुत महत्वपूर्ण देता है। इसमें हिंदी साहित्य में थोड़ा सा एक विवाद है, वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे किया गया, भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे किया गया।
भारतेंदु हरिश्चंद्र बड़े रचनाकार भी थे, लेकिन उस समय खड़ी बोली हिंदी जो गद्य की भाषा थी उसका बहुत अनगढ़पन था। लेकिन उसी अनगढ़पन के साथ वो न केवल खुद साहित्य सृजन में संलग्न थे, अन्य साहित्यकारों को प्रेरणा दे रहे थे। द्विवेदी युग अपने युग के सृजन धर्मी लोगों में देखा जाए तो उतने बड़े नहीं थे। मैथिली शरण गुप्त और उपाध्याय, हरिऔध आदि बहुत बहुत सारे लोग उस युग में थे। लेकिन द्विवेदी युग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सबके बावजूद इनसे बड़े हो जाते हैं और उस युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर होता है। वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अपने युग के साहित्यकारों को भाषा का संस्कार प्रदान करते हैं। बस आज इतना ही। धन्यवाद। अगली कक्षा अगले दिन।